कि बहुजन समाज पार्टी चली थी उस मुकाम से जो कांशीराम ने तैयार किया था कि वो समाज के अति पिछड़ों, दलितों और धर्म परिवर्तन किए जाने वाले यानी जो पसमंदा मुसलमान हैं, उनके समर्थन के ऊपर आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे-जैसे उस डगर पे वो आगे बढ़ी, सबसे पहले मुस्लिम समाज उसके अनिवार्य अंग के तौर पर नहीं रह गया, बल्कि एक ट्रांजैक्शनल, एक लेन-देन का संबंध उससे हो गया। अगर मुसलमान को टिकट मिलेगा तो मुसलमान वोट मिलेंगे, इस तरह का संबंध हो गया। और जो अति पिछड़ा समाज है, वो भी उतना बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह गया जितना कांशीराम और मायावती के शुरुआती दौर में था। व्यावहारिक स्थिति क्या बनी? मैं चुनावी अध्ययन का भी छात्र हूं। सीएसडीएस में लोक नीति है, चुनावी अध्ययन का बहुत बड़ा विश्वविख्यात संस्था है। उसके सारे आंकड़े देखने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, उन आंकड़ों से आप भी परिचित हैं। स्थिति ये बनी कि वो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश का जो जाटव समाज है, जो बहुत बड़ा और प्रभावशाली राजनीतिकृत समाज है, हाईली पॉलिटिसाइज समाज है, उसकी पार्टी बन के रह गई। एक तो इस तरह आधार संकुचित हुआ, बहुजन की बजाय आप एक जन की पार्टी बन गए, पहली बात। दूसरी बात, वो एक जन भी जो है वो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में थोड़ा थोड़ा बहुजन समाज पार्टी से खिसकता हुआ दिखाई पड़ा। वो भी डेटा में दिखाई पड़ता है। ये कोई मैं कयासबाजी की बात नहीं कह रहा हूं, वो डेटा में दिखाई पड़ता है। फिर लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। भाई मायावती 10% उत्तर प्रदेश में 10% वोटों की पार्टी नहीं है, नहीं रही है। मायावती 20% वोटों की पार्टी को मैं आमतौर पर मानता था, कम से कम 20% के आसपास मायावती को वोट मिलने चाहिए हर हालत में। जब 20% से घट के आप 10% पे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो स्वाभाविक जनाधार है, वो भी धीरे धीरे कुछ विकल्पों की तलाश कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये खतरे की घंटी है, मैं ये कह रहा हूं। ये मायावती जी के लिए भी खतरे की घंटी है, बसपा के लिए भी खतरे की घंटी है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि देश में जो दलित ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो दलित अधिकारी तंत्र है देश में, जो आरक्षण के जरिए बना है आजादी के बाद से, संविधान पारित होने के बाद से, जो 15% आरक्षण मिला है दलितों को, उसके आधार पर जो बना है, वो दलित ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूती के साथ भारतीय बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ी रही। अच्छा, जब दलित ब्यूरोक्रेसी को अगर लगेगा कि भाई मायावती जी वो नहीं कर पा रही हैं जिनकी उनसे अपेक्षा थी, तो हो सकता है कि वो मायावती के विकल्प के बारे में सोचने लगे। मेरा अभी भी मानना है, और कांशीराम खुद भी कहते थे, वो कहते थे कि बामसेफ एक खुफिया संगठन है, मेरे लिए बहुत बड़ा टैलेंट बैंक है, मेरे लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैंक है बामसेफ। उन्हीं के शब्द हैं ये उनके। तो बामसेफ अभी दिखाई नहीं पड़ता है। बामसेफ का मतलब है दलित ब्यूरोक्रेसी, व्यवहारिक मतलब। तो वो दलित ब्यूरोक्रेसी ने अगर ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई मायावती जी अब हमारे काम की नहीं रह गई हैं, तो दूसरे दलित नेताओं के बारे में वो सोचने लगेंगे, मायावती के विकल्प पे विचार करने लगेंगे। ये अंदर से संकट पैदा होगा। ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है उनको इंडिया गठबंधन का सदस्य बनना। देखिए, जितनी भी आलोचनाएं होती हैं बी टीम की, ये सब आलोचनाएं होती हैं, सबका एक ही जवाब है, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना। वो अगर आप अच्छा एक प्रदर्शन कर देंगे, सारी आलोचनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। देखिए, मैं इस पे ये कहूंगा कि अभी हाल में हमने देखा कुछ राष्ट्रीय अखबारों में ये न्यूज़ बनी, जो इसका आपने शुरू में उल्लेख भी किया कि अब वो संसद में ये पार्टी अभी नहीं दिखाई देगी। और इसी तरह से मैं ये देख रहा हूँ, एक विमर्श आज से ही नहीं, काशीराम जी के समय से एक विमर्श चलाया जाता है कि ये बहुत ही कमजोर आवाज है इस देश के अंदर, राजनीतिक कमजोर आवाज है, ऐसे लोगों की आवाज है जिनका कोई असर नहीं है वोट पर। धीरे धीरे वो असर दिखाई दिया, अभी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये सब एकजुट हो जाते हैं। अभी इस देश के अंदर सारे दल अपने अपने जिनको महापुरुष मानते हैं उनके पार्क बना रहे हैं, उनसे प्रेरणा के पार्क बना रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि अभी लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क बना है। लखनऊ में मैं तो खुद राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश जी के विचारों पर मैंने काम किया और मैं मानता हूं कि उनका बड़ा योगदान था। उनका पार्क बना और बहुत बड़ी प्रतिमा गांव में मुलायम सिंह जी की अखिलेश ने लगवाई।
पर यही सब लोग उस समय हम देखते थे कि बहुत, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, इन्होंने क्या-क्या भद्दी टिप्पणियां नहीं की। ये जो दलित प्रेरणा स्थल बने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रहे हों, मान्यवर काशीराम के रहे हों, या संत कबीरदास से लेकर संत रैदास के रहे हों, स्वामी पेरियार नायकर के रहे हों। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश की कई हजारों वर्ष की चेतना है। ये जो कई हजारों वर्ष की चेतना है, इतनी जल्दी से राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी ताकत के तौर पर ये जरूर पे मैं कहूंगा कि इसमें कठिनाइयां हैं। कठिनाइयों का कुछ उल्लेख आपने किया कि लग रहा है कि वो लगातार घटती चली जा रही हैं, पर ये ऐसा एक ट्विस्ट आया था। मैं अब आशावान हूं, मैं निराश नहीं हूं, और हमने निराशा का कर्तव्य पढ़ा है। जब ऐसा निराशा का दौर आए तो निराशा का कर्तव्य ये होता है कि और उसमें जुझारूपन के साथ, तो जुझारूपन दो तरह के प्रकार के होते हैं। एक जो संस्कृति में जब पुराना हमारा हिस्सा था, और एक ये नया है। इन लोगों का आपने देखा बाबा साहब का स्वयं का कोई इस प्रकार का बहुत बड़ा आंदोलन करने का इतिहास नहीं रहा। उनका था कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और हम अपनी ताकत का धीरे धीरे, और वो आपने तो देखा सन 49 से लेके 55-56 तक जब रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, तो किस तरह की कठिनाइयां थी, किस प्रकार के वोट। पर आज हिंदुस्तान में एक ऐसी आवाज है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ रहा है। मैं ये समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और सुश्री बहन मायावती जी, एक अंग्रेजी का जुमला है, राइजिंग फ्रॉम द स्फिंक्स। तो वो जो उनकी भूमिका होगी, वो उस तरह की होगी कि वो राइजिंग फ्रॉम द स्फिंक्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2027 का जो आने वाला चुनाव है, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इस टेस्ट में हमारे कितने नंबर आते हैं, हमारी क्या स्थिति बनती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और मैं ये थोड़ा सा ये मैं देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई आधिकारिक वो तो नहीं हूँ, प्रवक्ता तो नहीं हूँ, ना मैं उस प्रकार का नहीं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये जो संकुचित नजरिया है विपक्ष का बहुजन समाज पार्टी के बारे में, ये नजरिया रहेगा, तो ये देश के लिए घातक होगा। और बहुजन समाज पार्टी, देखिए एक चीज और मैं कह दूं, ये 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह ली हैं। ये समझें कि वो किसी से वो करेंगी नहीं। ये तो देखिए, उनका आदर और सम्मान करना कर्तव्य बनता है सभी लोगों का। और बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत बड़ी ताकत बनकर चुनाव में उतरेगी। और ऐसे चौंकाने वाले, मुझे लगता है कुछ इस प्रकार के भी नतीजे आ सकते हैं कि चुनाव के बाद जब जो नतीजे आएंगे, वो बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी भूमिका दिखाई देगी इस देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के माध्यम से, जैसे उस दौर में 2000 के आसपास दिखाई दी थी, 99 से लेकर 2004 तक बहुजन समाज पार्टी अकेले तो सरकार नहीं बनाई थी, पर बहुजन समाज पार्टी की के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती थी, ये भी स्थिति पैदा हो गई थी। तो चुनाव के लिहाज से भी, और मैं समझता हूं कि आज उन लोगों को जो लोग और वो सभी दलों में हैं, सभी बड़े बड़े स्थानों पर हैं, वो सत्ता प्रतिष्ठान के और विपक्ष के जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। एक भी व्यक्ति इस बात को नहीं रेखांकित कर रहा है कि भाई 2 दलित प्रेरणा स्थल बन गए देश में, केवल एकमात्र व्यक्ति। मैं आज खुलेआम कहना चाहता हूं, आप थे जब 2011-12 में रवीश कुमार की बहस हुई थी इसी में एनडीटीवी में, जिसमें आपने इस दलित चेतना की व्यक्ति के लिए जो स्थान बने थे उसकी वकालत की थी। अन्यथा उस दौर में भी सारा पूरा देश खिलाफ था। राहुल गांधी बोल रहे थे कि पैसा क्यों बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल बन सकते थे, ये सब बन सकता था। ये अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैरिज होम बन सकते थे।
और इनको मैरिज होम से अगर उसका नाम मैरिज होम हो जाए तो बहुत अच्छा, कुछ पैसा भी मिलेगा इससे। तो ये जो एक हल्केपन से दलितों के और उनके राजनीतिक जो है दल, उनके बारे में बात करना, इससे बड़ा क्षुब्ध होता है। और मेरे से ज्यादा उनका मन शुद्ध होता होगा जो उनके वाहक के तौर पर बड़ी कठिनाई की परिस्थिति में, तो आप जानते हैं जिस गांव से मैं आता हूं, वहां पर उनके जो लोग हैं, समर्थक लोग हैं, बहुत दुखी होते हैं। और आपने तो तमाम तरह के चुनाव भी देखे हैं, उनको देखा, ग्रास रूट से लेके पूरे देश के चुनाव। मैं समझता हूँ आप वैसे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं या नहीं है ये सवाल नहीं है, पर आपने जितना ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो देश का और दुनिया का चुनाव हो, अभी आप अमेरिका भी दौरा करके आए, मैंने देखा था उस समय, तो आपने हर तरह की राजनीति देखी है। मैं समझता हूं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी का अभी रोल एक बाकी है, और वो हम तो आशा लगाए हैं। मैं आपसे 100% सहमत हूं। मैं तो समझता हूं कि वो इस देश की राजनीति की, लोकतंत्र की बहुत बड़ी दुर्घटना होगी अगर बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे चली जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं 2027 के चुनाव के लिए, आपके साथ, बहन मायावती के साथ में, और बहुजन समाज पार्टी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो मौजूदा मैट्रिक्स है, जो वहां मौजूदा समीकरण है उसमें बसपा आज की हालत में, अतीत तो बसपा का बहुत चमकदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अतीत तो कहना भी नहीं चाहिए, अभी कुछ साल पहले तक भी चमकदार, 2007 कोई अतीत थोड़ी ना हो गया है। 2007 जब मायावती जी अपने शिखर पे थी। तो मौजूदा जो मैट्रिक्स है इस समीकरणों में, वो कैसे अपने आप को उसमें फिट करेंगी, कैसे फिर उत्तर प्रदेश के केवल जाटवों की नेता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज की नेता बनेगी दोबारा एक बार फिर कैसे 2007 को वो वापस लाएंगी 2027 में। 20 साल का फर्क होगा दोनों के बीच में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग उस चुनौती पे खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधींद्र जी। हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की और ऐसे विषयों पर चर्चा की जो मेरे ख्याल से पहली नजर में बड़े पेचीदा हैं, लेकिन आपने बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़े व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ में उसके जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति, देश की दलित राजनीति, बहुजन राजनीति, इन सब विषयों के ऊपर मैं आपको बीच बीच में परेशान करता रहूंगा।